हाय एवरीवन। तो देखो ध्यान से देखना, देख ये आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट है यहाँ पे, यहाँ से ठीक है ना। इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है, ठीक। देखो यहाँ पे सबसे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाने से पहले सबसे पहले मुझे कंडक्टर के बारे में जानना होगा, ठीक है। देखो जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर ध्यान देना, कंडक्टर मतलब होता है जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास कर सके, ठीक है। जिससे हीट फ्लो हो, जिससे करंट ईजिली पास हो, क्या होता है तुम्हारा कंडक्टर होता है, ठीक है। ये क्लास 10th में पढ़े होगे। अब एक कंडक्टर 11th के अगर रिकॉर्डिंग बात करूँ मैं, तो कंडक्टर जो होता है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर दो पार्ट का होता है, एक होता है मेटालिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मैंने कहा कंडक्टर दो होगा, एक होगा मेटालिक कंडक्टर और एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फिर सुन, कंडक्टर दो टाइप का होंगे, एक मेटालिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में क्या होगा, सॉलिड होगा। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जो मेटालिक कंडक्टर होगा सॉलिड, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, कापर एजी एयू, कापर एजी एयू, और भी ले सकते हो जिंक कुंग। मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, सोल्यूशन में जैसे मान लो सपोज CuSO4 को जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो सपोज यहाँ पे तुम्हारा क्या है, वाटर है, इसमें तुम वाटर लिए हो, ठीक है, और इस वाटर में तुमने डिजोल्व कर दिया CuSO4। अब कापर सल्फेट इसमें डाल दोगे तो इसमें कापर Cu2+ और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में हेल्प करेगा। अब देखो आयंस में टूट गया ना, तो आयन क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस, इसी आयन के थोड़ी यहाँ पे कंडक्टिविटी होगी। ये तुम्हारा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, तो एक आयरन रोड ले लो, मान लो ये लोहे का छड़ है, आयरन रोड, ठीक है। अगर ये आयरन रोड है तो यहाँ से जब करंट फ्लो कराते हो तो करंट यहाँ आता है ना, तुरंत आता है ना। और इसमें कैसे, जब इसमें ये डालोगे तो यहाँ पे जब करंट फ्लो कराओगे तो इसके थ्रू करंट पूरे वाटर के अंदर क्या करेगा, मूव करने लगा। अच्छा, वाटर के अंदर भी करंट फ्लो होती है। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो उसमें H+ और H- होता है, उसकी थ्रू भी होती है। लेकिन अगर प्योर वाटर की बात करूँ, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात करूँ तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, जो सिंपल होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर में, तो उसमें करंट फ्लो होता है। लेकिन ये तुम्हारा अगर डिस्टिल वाटर में बात करूँ तो इसमें ये इम्प्योरिटीज नहीं होती, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक। वेरी गुड। अब इसमें मैं कहूँ, बताओ मेटालिक कंडक्टर में जो सॉलिड होता है इसमें करंट क्यों फ्लो होता है, तो कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसमें करंट फ्लो होता है। मैं कहूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट फ्लो क्यों होते हैं, तो कहोगे सर सॉल्यूशन होता है और इसमें आयंस होते हैं, इसके कारण करंट फ्लो होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब मैं कंडक्टर बता दिया, अब यहाँ पे देखो कंपाउंड है, ठीक है। अब कंपाउंड में देख, कंपाउंड्स भी दो होंगे इसमें, एक होगा इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स और एक होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कंपाउंड। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देख आयोनाइजेशन इज पॉसिबल। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कंपाउंड, उसके आयोनाइजेशन हो, मतलब वो वाटर में जाने के बाद आयन में ब्रेक हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, देखो प्लस माइनस में। तो ये तुम्हारा आयोनाइजेशन इज पॉसिबल इन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूँ, इसमें आयोनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें वो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबल होते हैं, आयन में टूटते नहीं हैं। जैसे शुगर, चीनी, अगर शुगर को तुम वाटर में डिसॉल्व करते हो तो C/H2O11 होता है शुगर का फार्मूला, इसको डालोगे तो ये आयनों में ब्रेक नहीं होंगे। यानी दो चीज़ यहाँ पे सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th में काम देगा, ठीक है। 11th का है पोर्सन पर 12th में काम देगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर में आयनों में टूट जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर में आयनों में नहीं टूटेंगे, मतलब आयनाइजेशन नहीं होंगे, बट उसमें आसानी से सोलुबल होंगे, ठीक है, भूल जाएंगे, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लो फास्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अभी मैंने बताया ना कि कंपाउंड एक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और एक तुम्हारा क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, इसमें जो होंगे वो सब क्या होंगे, आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें आयन के फॉर्म में ब्रेक्स नहीं होंगे, उसमें क्या होगा, सोलुबल होंगे, ठीक ना। अब देख, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकेंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने कहा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ये दो पार्ट में बटा होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, अल्फा 100% होता है और अल्फा 1 के इक्वल होता है। अल्फा क्या होता है, इसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं, अभी जस्ट आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब सुनो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें अल्फा लेस देन 100% होता है, मतलब अल्फा 1 से कम होता है। ये तुम्हें रिमेंबर करना होगा, अल्फा इसमें लेस देन 1 होता है, इसमें अल्फा इक्वल 1 होता है, ठीक। अब सुनो,
इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये 3 पार्ट में बटा होता है। एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक आल साल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब समझो ये तीनों के तीनों इसके एग्जांपल्स हैं एक तरह से देखा जाए तो। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, आल साल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH, NaOH ये सब वाटर में जाएंगे तुरंत ब्रेक हो जाएंगे। आल साल्ट, दुनिया में जितने भी साल्ट हैं वो सब क्या होंगे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बस एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो अलग बात है। अब इसमें NaCl, KCl ये सब क्या होते हैं साल्ट हैं, बट ये वाटर में इजीली क्या होते हैं आयोनाइज हो जाते हैं। फिर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँ जैसे HCl, H2SO4 ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी वाटर में क्या होते हैं ब्रेक कर जाते हैं। तो ये तुम्हारे सब किसके अंदर आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आते हैं। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तुम्हारा वीक एसिड, जितने भी वीक एसिड हैं वो सब किस में आती हैं, तो वे सब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। जितने वीक बेस हैं ये सब किस में आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। सब रिमेंबर करने वाले हैं, सब याद कर लेना। अब वीक बेस में NH4OH NH3, वीक एसिड में HCl CH3 COOH। ओके चल इसको अच्छे से नोट आउट करो और इसे प्रैक्टिस करो, याद करो, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसी के अंदर देखो अभी आयनिक इक्विलिब्रियम के पास पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है। अभी मैं उसके स्टार्टिंग का बेस बता रहा हूँ, ठीक। अब ध्यान से देखना, देख यहाँ पे क्या है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, तो इसने ये कहा कि इसने एसिड और बेस का डेफिनेशन बताया और इसने ये बताया कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा और कौन सा सब्सटेंस बेस होगा। मतलब वो कौन सा सब्सटेंस होगा जो एसिड होगा और कौन सा बेस होगा और कैसे इसको मालूम करेंगे। यानी इसने किया क्या, तो इसने वाटर लिया, देखो वाटर, यहाँ वाटर है, ठीक है, और वाटर में इसने एक सब्सटेंस डाला, मान लो सपोज HCl डाला और डाला, तो जैसे इसको डाला तो ये 2 पार्ट में टूटा होगा, H+ और Cl-, यही बताया था ना मैंने। अब ये 2 पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट टूटा, तो इसने कहा कि अगर H+ में ये सब्सटेंस टूट रहा है इसके मतलब ये एसिड है। लेकिन अगर मान लो सपोज इसमें मैं NaCl डाल दूँ तो ये भी तो तुम्हारा आयन टूट रहा है Na+ और Cl-, लेकिन इसमें H+ नहीं है ना, इसका मतलब ये एसिड नहीं है। ये किसने बताया, तो ये आर्हेनियस ने बताया। कहा कि अगर किसी सब्सटेंस को हम वाटर में डालें और वो H+ देने लगे, देखो लिखा हूँ विच कैन गिव H+ या H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रख लेना इसको, H3O+ हाइड्रोनियम आयन। यानी जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें तो आयन में टूटे H+ में, अगर H+ दे रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं एसिड, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। नेक्स्ट अगर मैं बेस की बात करूं, आर्हेनियस ने ही एसिड के बारे में ये बताया और बेस के बारे में क्या बताया, विच कैन गिव OH- हाइड्रोक्साइड आयन। अगर पानी में किसी सब्सटेंस को डालें जैसे NaOH, अगर मैं इसको डालूं तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, एक Na+ एक OH-, देखो OH- दे रहा है, तो अगर वो वाटर के अंदर OH- देगा इसके मतलब वो क्या होगा बेस होगा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। इसको NaOH KOH एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल HCl HNO3 H2SO4। ओके, ये एग्जाम्पल किसका था और किसका ये कॉन्सेप्ट था, आर्हेनियस का था पहला कॉन्सेप्ट। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए एक रिएक्शन आया जिसका नाम क्या था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, जैसे HCl + NaOH गिव्स NaCl + H2O। NaCl क्या है साल्ट, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और इसको नोट आउट करो अच्छे से, ठीक है। अब सेकंड क्या है तुम्हारा, तो सेकंड थे ब्रांस्टेड लॉरी। सेकंड जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या था, ब्रांस्टेड लॉरी नाम था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, एसिड और बेस के बारे में इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। इनका कॉन्सेप्ट क्या था, जो इनका कॉन्सेप्ट तो वही ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट कहलाया। कॉन्सेप्ट क्या था, तो पहला एसिड के लिए कि विच कैन गिव H+ प्रोटॉन, मतलब जो प्रोटॉन देता है H+ प्रोटॉन देता है उसे हम क्या बोलते हैं एसिड। तो आप जानते ही हो कि HCl H+ देगा, HNO3 भी H+ देगा, तो ये सब क्या है तुम्हारे एसिड्स हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लॉरी, ठीक। इन्होंने बेस के बारे में क्या बोला, तो इन्होंने बेस के बारे में ये बोला कि विच कैन एक्सेप्ट H+ प्रोटॉन, मीन्स जो H+ प्रोटॉन लेगा। अच्छा, इसके पहले वाले क्या बोला था, उसने OH- गिव बोला था, देगा। उसने कहा था जो OH- देगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने ये बोला कि जो H+ लेगा, यानी जो H+ प्रोटॉन लेगा वो क्या होगा बेस होगा। जैसे
NH3 के पास देखो लोन पेयर है ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के H प्लस को खींच लेता है और NH4 प्लस बना लेता है। इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, ठीक है। देखो ना ध्यान से, इसने क्या किया, H प्लस को खींच करके और NH4 प्लस बना लिया, अमोनियम आयन। देखो तो इस अमोनिया को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। किसके अनुसार, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब सुनो, अगर HCl था तो H प्लस दे रहा था और Cl माइनस दे रहा था, तो जो HCl था ये एसिड था, तो इसके रेस्पेक्ट में जो Cl माइनस है ना, इसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। यानी जितने भी एसिड होंगे वो कॉन्जुगेट बेस देंगे, ठीक है। जितने भी एसिड होंगे वो कॉन्जुगेट बेस देंगे। देख HCl H प्लस Cl माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब देखो NH3 प्लस H प्लस NH3 H को खींचेगा ना, अट्रैक्ट करेगा, तो NH4 प्लस बनाएगा, तो NH3 क्या है, बेस। अब ये क्या दे रहा है, लेकर के कॉन्जुगेट एसिड। जो NH4 प्लस है ये कॉन्जुगेट एसिड है, मतलब बेस कॉन्जुगेट एसिड देता है और एसिड कॉन्जुगेट बेस देता है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। नाउ थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। अभी यही सब चल रहा था ना एसिड बेस कॉन्सेप्ट में। अब थर्ड क्या आता है, जिसका नाम है लेविस एसिड। अब लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब लेविस कॉन्सेप्ट तीसरा तुम्हारा है, लेविस कॉन्सेप्ट। अब लेविस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ध्यान से देखना, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और यही फॉलो भी होता है। देख लेविस कॉन्सेप्ट पहला लेविस एसिड और लेविस बेस, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12। क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी मैं रिएक्शन कराऊंगा तो वहाँ बोलूँगा ये लेविस एसिड यूज़ करो, यहाँ लेविस बेस यूज़ करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ने, एकदम कंसंट्रेट माइंड करके। देखिए यहाँ पे लेविस एसिड की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेविस बोलते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लेविस। अच्छा लेविस एसिड बोलेंगे। लेकिन लेविस बेस क्या होता है, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसे लेविस बेस बोलेंगे। अब सुन एग्जाम्पल, जितने भी दुनिया में केटाइंस हैं, ऑल टाइप ऑफ केटाइन, जैसे Na प्लस है इलेक्ट्रॉन लेगा तो Na बना लेगा, NH4 प्लस है इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसमें से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से भी लेगा। K प्लस है ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, K बना लेगा। मतलब ऐसे हैं जितने भी हैं सब ये सब इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले हैं, विच कैन एक्सेप्ट करेंगे। फिर इसके एग्जाम्पल्स और क्या है, सेकंड, तो सेकंड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे BF3 है या BeCl2 है, तो BF3 का स्ट्रक्चर अगर मालूम है बनाओ, BF3 है ना, तो हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरान 5 नंबर पे आता है B। इसका मतलब इसके पास 2 और लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी B के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 1 3। अच्छा F कितना है, यहाँ पे 3 है ना, तो एक F ऊपर एक F नीचे एक S है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन्स F ले लिया, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 7 कंप्लीट। इधर से भी ले लिया 2 2 4 2 6 7, इधर से भी ले लिया कंप्लीट। इधर देखो 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 1 7, ये भी ले लिया, कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके पास देखो ना 1 2 3 4 2 2 4 2 6, देखो बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं, इनकम्प्लीट है ना, इसीलिए ये तुम्हारे सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहीं और से इसको देगा। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसीलिए ये आते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के अंदर, ओके। अब देख तुम्हारा विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा वो तुम्हारा लेविस एसिड होगा। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होंगे सब के सब लेविस एसिड होंगे। और क्या होंगे, तो कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब जिसके पास, जिस सेंट्रल एटम के पास खाली डी ऑर्बिटल होगा वो भी तुम्हारे क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे। मतलब जिसके पास लास्ट में डी ऑर्बिटल खाली होगा। अच्छा वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है, तो ये P है ना, फास्फोरस। चलो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, फास्फोरस को मैं यहाँ बता रहा हूँ। फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 10 2 3, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 4 10 2 12 3 15। अब देखो यहाँ P है, P में कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अच्छा 3D खाली है पूरा, इसमें D वाला तो पूरा खाली है ना, देखो ओपन है, कुछ है ही नहीं इसमें, इलेक्ट्रॉन सही नहीं। अभी P भी खाली है, D P दोनों खाली हैं। तो जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम के पास, वो तुम्हारे क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे। अब लेविस बेस में आओ, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन देंगे,
यानी जो इलेक्ट्रॉन्स देंगे वो लेविस बेस होंगे और जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वो लेविस एसिड होंगे। अब कौन कौन देंगे, तो ऑल टाइप ऑफ एनायन, जितने भी एनायंस हैं वो सब इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है ना यार, सोचो लिया है ना तो देगा। अच्छा, विच कैन डोनेट लोन पेयर, जो लोन पेयर रखता है वो लोन पेयर देगा। देखो NH3 के पास लोन पेयर है, ये दे देगा, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, लेविस बेस होगा। यहाँ देखो C5H5N पिरिडीन, इसके पास भी देखो लोन पेयर है, ये भी देगा। यहाँ देखो नोट, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 12th, लेविस एसिड और लेविस बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एडक्ट बनाते हैं, एक डक्ट। इफ लेविस एसिड रिएक्ट विद लेविस बेस देन फॉर्म एडक्ट, नॉट वाटर एंड साल्ट। इफ लेविस एसिड रिएक्ट विद लेविस बेस देन फॉर्म एडक्ट। अब जैसे PCl5 प्लस Cl माइनस रिएक्ट करेंगे दोनों तो क्या बनाएंगे, PCl6 माइनस। अभी मैंने कहा था ना PCl5 क्या है, लेविस एसिड, Cl माइनस क्या है, लेविस बेस, दोनों रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, PCl6 माइनस। ये क्या है, एडक्ट। ओके चल ठीक। अच्छा, इसके पहले वाले में क्या होता था, वाटर और साल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट इस यहाँ पे ऐसा नहीं है। ध्यान से इसको लिखो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना अच्छे से पढ़ लिए थे, इतना कॉन्सेप्ट तरह क्लियर समझो, ठीक है, जितना अभी मैंने अपन को पढ़ाया। इसके आगे जितने कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे वो सब पढ़ाने के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम पहुंचूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, बस इतना अच्छे से पढ़ना और इसको कॉपी में नोट करना और इसको रिमेंबर कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना यार, चल ठीक, ओके बाय।